हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रामबाबू वर्मा संत कृपाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैंने 9th क्लास का सिलेबस जहां से शुरू कराया है, मैं ये पहले बता चुका हूं कि एनसीईआरटी के माध्यम से आपका नया सिलेबस आया है। इस सिलेबस के अनुसार आपका पहला चैप्टर मैंने कंप्लीट कराया था और उसके कंप्लीट कराने के बाद में आज मैं दूसरा चैप्टर शुरू कराने जा रहा हूं। और दूसरे चैप्टर का जो नाम है वो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। हम देखते हैं सामान्यतः कि बाजार के अंतर्गत विभिन्न पदार्थों में मिलावट के रूप में वस्तुएं देखी जाती हैं। इन वस्तुओं को हम लोग उन पर लिखा हुआ होता है कि ये शुद्ध है। किसी भी वस्तु के ऊपर अगर हम लें, जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने नमक ले लिया, नमक के ऊपर लिख दिया शुद्ध नमक, घी ले लिया तो शुद्ध घी, लेकिन विज्ञान के अनुसार वो शुद्ध नहीं है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि शुद्ध वो पदार्थ होते हैं जो किसी एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बनते हों। यहाँ पे हम देखेंगे इस चैप्टर में कि क्या हमारे पास आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे पहला जो फर्स्ट जो शुरुआत करा रहा हूँ वो पदार्थ से ही करा रहा हूँ। पदार्थ छोटे छोटे कण होते हैं, एक तरीके से द्रव्य होते हैं जिनमें द्रव्यमान होता है, ये मैंने पहले भी बताया था। इनके अंतर्गत अगर हम देखें पदार्थ में, तो पदार्थ सभी पदार्थ वातावरण के अंतर्गत पाए जाने वाले पदार्थ शुद्ध नहीं होते। शुद्ध वो होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के कण उपस्थित होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कि मैं ये कह दूं कि एक प्रकार का ये कण है सोडियम, एक प्रकार का ये क्या है, अपने आप में परमाणु है। अब इससे समान परमाणु से ही मिलकर अगर कोई वस्तु बनी तो वो शुद्ध है। अब हमने कह दिया नमक, नमक का वास्तविक नाम होता है NaCl। अब इसमें दो तत्व हो गए Na+Cl, तो ये क्या हो गया, एक तरीके का मिश्रण हो गया। दो पदार्थों, दो तत्वों से मिलकर के कोई पदार्थ बन रहा है तो क्या है, मिश्रण है। हम वायु में, हम वातावरण के अंतर्गत और अपने दैनिक क्रियाओं में और बाजारीकरण के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, हम जो भी बाजार से वस्तुएं लाते हैं सबके ऊपर लिखा हुआ है कि शुद्ध। जरूरी नहीं होता कि वो सभी शुद्ध हैं, लिखने को उन पर लिख दिया जाता है उपयोग के दृष्टिकोण से। इनके बाद में आता है मिश्रण, और मिश्रण का जो प्रकार होता है वो होता है समांगी और विषमांगी। ये दो प्रकार का मिश्रण होता है, समांगी और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में एक निश्चित अनुपात में पदार्थ मिलाए जाते हैं, जबकि विषमांगी मिश्रण में एक निश्चित अनुपात में पदार्थ नहीं मिलते। इनके बाद में जो अगला जो प्रकार है वो है इसमें विलयन का। विलयन होता क्या है, विलयन होता है डियर स्टूडेंट विलायक प्लस विलेय बराबर विलयन। विलायक प्लस विलेय बराबर विलयन। विलायक क्या होते हैं, इनकी मात्रा होती है अधिक और विलेय की मात्रा क्या होती है, कम। अधिक में कोई कम पदार्थ मिलाया जा रहा है तो अधिक पदार्थ को हमने कह दिया विलायक और कम को कह दिया हमने विलेय। इन दोनों से मिलकर के हमारा क्या बना है, विलयन बना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो विलयन में जैसे मैंने कह दिया कि चीनी का घोल या नमक का घोल या नींबू पानी, ये सब क्या है, एक तरीके के विलयन का रूप देखते हैं हम इनमें। जैसे मैं ये कह देता हूं नींबू पानी, नींबू पानी। अब इसमें अधिक मात्रा यदि देखी जाए तो नींबू पानी में पानी की मात्रा क्या है, अधिक है, और नींबू की मात्रा क्या है, कम है। कम क्या है इसमें, विलेय, और अधिक क्या है इसमें, विलायक। यानी कि विलायक में कोई पदार्थ घुलता है, विलायक में कोई पदार्थ घुलता है तब जाकर के वो क्या बनता है डियर स्टूडेंट्स, विलयन बनता है। अब यहां पर हम देखते हैं कि यहां विलायक का रूप में यहां पे किसने लिया है, विलायक। विलायक क्या है इसमें, जल, और विलेय क्या है इसमें, विलेय क्या है इसमें, नींबू रस, और तब बना नींबू पानी। ये क्या हो गया, किसका है, ये क्या है, विलयन है। दूसरा उदाहरण अगर हम देखें
कि जल में यदि नमक घोल दिया जाए, जल प्लस नमक, तो जल और नमक मिलके क्या हो गया? नमक का घोल, नमक का घोल। और एग्जांपल लें, जल में चीनी मिला दी जाए तो क्या हो गया? चीनी का घोल। तो ये क्या हो गया? विलायक क्या है? जिसकी मात्रा अधिक है, जिसमें कोई वस्तु घोली जा रही है वो विलायक होता है। जिसकी मात्रा कम है, जो विलायक में घुलती हो, वो क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। और इनका मिश्रण क्या कहलाया जाएगा डियर स्टूडेंट्स? विलेय कहलाएगा। इनके बाद में आता है निलंबन। निलंबन का मतलब होता है सस्पेंडेड, यानी कि छोटे छोटे कण जो आंखों से देखे जा सकते हो और घुलते नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, निलंबन में ऐसे पदार्थ जो आसानी से घुले नहीं और नीचे बैठ जाएं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं ये कह दूं कि निलंबन सस्पेंडेड, ऐसे पदार्थ जो जल में घुले नहीं और नीचे आसानी से बैठ जाते हो। जैसे उदाहरण के तौर पर जल में मिट्टी, जल में रेत, जल प्लस रेत, इन दोनों को घोला गया। तो घोलने के उपरांत जैसे ये पात्र है, इस पात्र में रेत घोला गया तो रेत कहां पे आ गया? नीचे आ गया रेत के कण। तो ये क्या है? निलंबित कण है, निलंबन हो गया ये डियर स्टूडेंट निलंबन हो गया। अब आता है टेंडल प्रभाव। और टेंडल प्रभाव देखने को मिलता है, हम देखते हैं कि किसी पदार्थ को किसी विलयन में घोल दिया जाए तो घोलने के उपरांत उसमें से उसके कण नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन प्रकाश यदि उस पर प्रेरित कर दिया जाए तो वो हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दैनिक क्रिया में देखें तो एक प्रक्रिया आती है विताने कैनोपी, वो भी टेंडल प्रभाव की तरह होती है। मैं उदाहरण के तौर पर बता दूं आपको कि यदि एक बंद कमरा है, उस बंद कमरे को चारों तरफ से बंद कर दिया गया जा रहा है, बिल्कुल पैक है, वो कहीं से भी कोई रोशनी नहीं है। अब उसमें एक ऐसी खिड़की, छोटी खिड़की को खोल दिया। खोलने के उपरांत हम देखते हैं डियर स्टूडेंट, उसका जहां से प्रकाश, माना सामने से एक प्रकाश यहाँ पे आया इस बोर्ड पे, तो प्रकाश की एक रेखा बन जाती है सीधी, प्रकाश की सीधी रेखा बन जाती है जिसमें छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण उड़ते हुए हमको दिखाई दे जाते हैं, लेकिन बंद कमरे में नहीं दिखाई देते, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में वो कण हमको दिखाई दे जाते हैं उड़ते हुए। वो क्या है? एक टेंडल प्रभाव का रूपांतर होता है, वेतान कहलाता है, वो कैनोपी कहलाती है। लेकिन टेंडल प्रभाव में क्या है कि किसी द्रव के अंतर्गत घोला गया पदार्थ है। माना जैसे कॉपर सल्फेट घोल दिया गया, तो ये टेंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेगा क्योंकि इसके कण दिखाई नहीं देते। लेकिन यदि दूध में पानी, इसको मिक्स कर दिया जाए, दूध को और पानी को, तो बिल्कुल इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति इस पर प्रेरित कर दी जाए तो भी इसमें हमको हल्के बिल्कुल सूक्ष्म कण प्रदर्शित होते हैं। उसके अलावा यदि एक स्याही की बूंद जल में घोल डाल दी जाए अचानक से, तो उसका घुलता हुआ जो रूप हमको दिखाई दे रहा है वो टेंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। अब बात आती है कि इन घुले हुए पदार्थों को अलग करना। घुले हुए जितने भी पदार्थ होते हैं, इन सभी पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया होती है, अलग किया जाता है। तो मिश्रण को पृथक करना, क्योंकि मिश्रण को पृथक करने की आवश्यकता हम लोगों के लिए इसलिए होती है क्योंकि हम लोग जीव होने के नाते शुद्ध पदार्थों का उपयोग करते हैं। इसलिए मिश्रित और घुलित पदार्थों को अलग करने के लिए हम लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं डियर स्टूडेंट्स। इन प्रक्रियाओं में हम लोग देखते हैं कि जैसे मिश्रण को पृथक करना, इसमें सबसे पहला मिश्रण है रंगों का पृथक्करण करना। रंगों का पृथक्करण करना, जैसे कपड़ों के अंतर्गत बाई चांस कपड़े के ऊपर कोई रंग गिर जाता है, स्याही के धब्बे लग जाते हैं, इनको हटाने के लिए जो विधि अपनाई जाती है, इस विधि को हम बोलते हैं क्रोमेटाग्राफी। रंगों को पृथक करने के लिए एक विधि होती है, कौन सी होती है डियर स्टूडेंट? क्रोमेटाग्राफी। इस विधि के द्वारा वाष्पीकरण किया जाता है, गर्म किया जाता है, फिर उसको जल से इस विधि के माध्यम से हम अलग करते हैं। दूसरी विधि है दूध से क्रीम अलग करना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? अपकेंद्रण। अपकेंद्रण विधि काम में ली जाती है। ये ध्यान रखना, दूध से क्रीम, दूध है, रात्रि के समय में हमने उसको दही में परिवर्तित किया, लेकिन जैसे हमने दही में परिवर्तित हो जाता है तो उसको हिलाया जाता है तेज गति के साथ में, उसको मथा जाता है। तो अपकेंद्रण विधि होती है, इसके माध्यम से एक मशीन के माध्यम से या
एक लकड़ी के रई जो होती है उसके माध्यम से इसका हम अपकेंद्रण करते हैं हिला करके, तो उसमें से जो क्रीम जो होती है वो हल्की होने के कारण है ना ऊपर आ जाती है और जो छाछ होती है वो नीचे बैठ जाती है। इसके माध्यम से हम क्रीम को अलग कर लेते हैं दूध से, तो ये होता है अपकेंद्रण। इनके बाद में अघुलनशील पदार्थों को अलग करना। अघुलनशील पदार्थों को अलग करने के लिए हम इसको एक तरीके से निर्धारण प्रक्रिया अपनाते हैं, और इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए कि उदाहरण के तौर पर जैसे निर्धारण, जैसे एक उपकरण लिया हुआ है, इस तरीके से एक बोतल ली हुई है, इस बोतल में मैंने यहां पे एक वाल्व लगा दिया, इसमें जल भरा हुआ है, यहां तक जल भर दिया जल। अब इसमें मैंने उदाहरण के तौर पे मिट्टी का तेल डाल दिया है, ऊपर क्या है इसमें मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल। अब ये तेल क्या है, हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता है और जल नीचे बैठ जाता है। कुछ समय बाद हमने इसको घोल दिया, घोलने के उपरांत हम देखते कुछ समय बाद मिट्टी का तेल ऊपर और जल नीचे। अब इसमें से क्या करेंगे, अलग से पात्र लेंगे और पात्र में यहाँ से इस वाल्व को खोलेंगे और खोलने के उपरांत जल को जैसे ही हटता जाएगा नीचे आ जाएगा और मिट्टी का तेल दूसरे पात्र में रह जाएगा। तो इसके लिए हम निथारने की प्रक्रिया को भी अपना सकते हैं इसके लिए। इनके अलावा अगली जो विधि है मिश्रण को पृथक करने की, वो है नमक व कपूर का मिश्रण। नमक और कपूर के मिश्रण को अलग करने के लिए भी विधि अपनाई जाती है। इसके लिए नमक और कपूर के मिश्रण को अपनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग करते हैं। ऊर्ध्वपातन, इसमें माना एक इस तरीके का फनल कीप बनाया, ऐसे यहां पे मैंने रुई लगा दी, इसको मैं यहां से बर्नर के माध्यम से गर्म किया जा रहा है। इस पात्र को गर्म करने के बाद तो यहां पे क्या है, इसमें भरा हुआ है नमक व कपूर। अब जब इसको गर्म किया जाएगा तो या तो हम इसको खुली अवस्था में घोलने के उपरांत वाष्पीकरण विधि से भी अलग कर सकते हैं ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन विधि में क्या होगा, ये जैसे मिश्रण होगा तो इसमें से जो कपूर होगी, ये कपूर यहाँ पे जाकर के एकत्रित हो जाएगी सीधे और नमक यहाँ से रह जाएगा इस पात्र में। तो यहाँ पर रह गया नमक और यहाँ पे रह जाता है कपूर। तो ये क्योंकि कपूर एक ऐसा पदार्थ होता है इसको डियर स्टूडेंट ये सीधा द्रव अवस्था में परिवर्तित ना होकर के सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है, गैस से सीधे ठोस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया होती है जो विधि ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो ऊर्ध्वपातन विधि के माध्यम से हम इसको अलग करते हैं। इनके बाद में घुलनशील पदार्थों को अलग करना, जो घुल जाते हो आपस में, ऐसे पदार्थों को अलग करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है डियर स्टूडेंट, आसवन विधि काम में ली जाती है। आसवन, आसवन में इस विधि में क्या होता है कि एक पात्र में आश्रित पात्र के अंतर्गत इसको रोक दिया जाता है। आसवन विधि में घुलनशील पदार्थों को अलग किया जाता है, जैसे जल व एसीटोन। इन दोनों को जल में आसानी से एसीटोन घुल जाता है और घुलने के उपरांत आसवन विधि के अंतर्गत एक निश्चित तापमान दिया जाता है, जिस तापमान में कम तापमान पर ये वाष्पीकृत हो जाता है एसीटोन आसानी से, और फिर उससे थोड़े से अधिक तापमान पर जल वाष्पीकृत होता है, लेकिन पहले ही इसको अलग कर लिया जाता है और जल पात्र में शेष रह जाता है। इनके बाद में आता है वायु से गैसों का मिश्रण, क्योंकि वायु भी एक प्रकार का मिश्रण होती है और वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें स्थित होती हैं। इन गैसों में हम अगर मिश्रण की बात की जाए वायु में, तो इनमें प्रमुख रूप से जो मिश्रण पाया जाता है वायु के अंतर्गत, इन मिश्रण में हम देखेंगे कि गैसों के मिश्रण में ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है, नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हीलियम होता है, नियोन होता है, ऑर्गन होती है, ये गैसें क्रिप्टॉन होती है। ये गैसें मुख्य रूप से इसमें पाई जाती हैं, जिनमें सर्वाधिक मात्रा में ये गैसें होती है। सबसे ज्यादा मात्रा में 78% ये पाई जाती है और 20-21% ये मिलती है। इसके अलावा 0.03% इसकी मात्रा होती है, बाकी का ये जितनी भी गैसें होती हैं। अब ये सभी गैसें जो होती हैं, इन गैसों को कैसे अलग करें, वायु के मिश्रण से यदि गैसों को अलग किया जाए तो वातावरण में सबसे पहले जो कंडीशन आती है स्टूडेंट, वो होती है दाब बढ़ाकर और तापमान कम करके। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दाब बढ़ाते हैं इन गैसों पे,
जब गैस पर दाब बढ़ाया जाता है तो गैसें हो जाती है संपीड़ित, और संपीड़ित होने के उपरांत ये गैसें किसमें परिवर्तित हो जाती है, कंप्रेस होने पे द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ से ये किसमें परिवर्तित हो गई, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तापमान कम कर दिया जाता है और दाब लगा दिया जाता है, जिससे ये गैसें सभी द्रवीय वायु में परिवर्तित हो जाती है। द्रवीय जो वायु होती है, इस वायु का हम करते हैं प्रभाजी आसवन, और प्रभाजी आसवन की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसमें बड़े बड़े छोटे छोटे कोष्ठक बने हुए होते हैं प्रभाजी आसवन के अंतर्गत। इस तरीके से वायु एक कोष्ठक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे कोष्ठक में जाती है। तो यहाँ पर तापमान में परिवर्तन लाया जाता है इन सबको अलग करने के लिए। तो प्रभाजी आसवन में वायु को धीरे धीरे गर्म किया जाता है, और गर्म करने के उपरांत विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण होता है। फिर इनकी ऊंचाइयां दी जाती हैं वायु को, और गैसों का पृथक्करण कर लिया जाता है। इन ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण करने के बाद में इनका एक निश्चित क्वथनांक मान होता है। क्वथनांक जो मैंने बताया था पिछले चैप्टर में कि क्वथनांक क्या होता है, वह निश्चित तापक्रम जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलता हो, वह निश्चित तापक्रम जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलता हो उसे क्वथनांक कहते हैं। और क्वथनांक में 183, -183, -186 और -196 इन डिग्रियों पर ये क्वथनांक होता है। अब यहाँ से इन क्वथनांक मान पर इनको अलग किया जाता है। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन गैस, ऑर्गन और नाइट्रोजन, इनको अलग जब किया जाता है तो 183 -183 केल्विन टेम्परेचर जो दिया 183 डिग्री सेल्सियस तापमान माइनस में जब जाता है तो इस पर ये गैस प्राप्त होती है 20.9%। किसकी मात्रा प्राप्त हुई हमको, डियर स्टूडेंट, ऑक्सीजन की। उसके बाद -186 और टेम्परेचर बढ़ा, इसका घटा दिया गया, -186 कर दिया तो इसकी मात्रा प्राप्त हो गई। ये कितना आया, 0.9%। और फिर और तापमान घटा दिया तो किसकी मात्रा प्राप्त हुई हम लोगों को, 78.1% नाइट्रोजन गैस की मात्रा प्राप्त होती है। तो इस तरीके से वायुमंडल में जो गैसों का मिश्रण होता है, इस मिश्रण से गैसों को पृथक कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। इनके ये अब तक का जो है, इसमें हमारे आसपास के पदार्थ शुद्धिकरण में अब तक का टॉपिक ये था। इसके बाद में इनके बाद में अगला है अपना जो टॉपिक जो शुरू होगा वो होगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन डियर स्टूडेंट हम देखेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।